नमस्कार मित्रों, हम एक नए सेशन के साथ आज जुड़े हैं। और आज का सेशन जो है वो पुराने वाले सेशन का कॉन्टिन्यूएशन है, जहाँ पर हम लोग केंद्र विद्यालय, एनवीएस और ईएमआरएस और सबसे लेटेस्ट करंट वैकेंसी जो आरआरबी की वैकेंसी आई है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, उसको ध्यान में रखते हुए ले चल रहे थे। बहुत जल्द आने वाले टाइम्स में, कुछ दिनों के अंदर, हम लोग एक नया सेशन और भी ले आने वाले हैं जो बीपीएससी टीचर में कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली डेडिकेटेड होगा। विश्वास मानिए, ये ऐसा सेशन होगा जो शायद ही आप कभी यूट्यूब पे देखे होंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चंस हम लाएंगे और आप वाकई उससे फ़ायदा उठाने वाले हैं आने वाले टाइम्स में। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए और बिना टाइम गंवाए आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द रेफरेंसेस इन कंटेक्स्ट टू कंपाइल टाइम एरर। यानी कंपाइल टाइम एरर से संबंधित चीज़ों को पहचानना है। पहला, कंपाइल टाइम एरर कहता है कि ये सिंटेक्स से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि ये सीमेंटिक्स से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा कहता है अकर्स वाइल द सोर्स कोड इज चेक्ड वेदर इट फॉलोज द प्रोग्रामिंग रूल। ये तब अकर होता है जब सोर्स कोड को चेक किया जाता है कि सोर्स कोड जो है वो प्रोग्रामिंग रूल के तहत लिखा हुआ है या नहीं, बिल्कुल सही है, सत्य बात है। नेक्स्ट कहता है फाउंड ड्यूरिंग कंपाइलेशन एंड वी परफॉर्म टेस्टिंग, बिल्कुल सही है। जब कंपाइलेशन होता है तो उस समय ये पाया जाता है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं इस पर। और लास्ट कहता है ऑल ऑफ द अबव, लास्ट कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है सारे पॉइंट्स इसमें सही हैं और इसीलिए इसका आंसर जो है वो ई बनकर आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कहता है कि आइडेंटिफाई द रेफरेंसेस इन कंटेक्स्ट टू सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर से संबंधित हमें पॉइंट्स को पहचानना है। अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला कहता है व्हेन ग्रामेटिकल रूल इज वायलेटेड, यानी सिंटेक्स एरर तब आता है जब ग्रामेटिकल रूल वायलेट होता है। तो ये बिल्कुल ही सही पॉइंट है। जब ग्रामेटिकल रूल्स यानी लिखने का तरीका आपका वायलेट होगा, कॉमा छूट गया, फुल स्टॉप छूट गया, सेमी कॉलन छूट गया, तो जब आपकी चीज़ें छूट जाती हैं तो ये एरर आता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट वेस्ट द टाइम ऑफ अ प्रोग्रामर। सच बात है कि जब सिंटेक्स एरर आता है तो आपको क्या करना होता है, लाइन बाय लाइन चेक करना होता है, इससे कि प्रोग्रामर का टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। नेक्स्ट कहता है इट इज़ प्रिवेंटेबल। बिल्कुल सत्य है कि हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। जब आप सिंटेक्स लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं, कोड्स लिखते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी वहाँ बरतें तो उससे बचा जा सकता है। नन ऑफ द अबव, तो ये तो होगा नहीं। आखिरी बचता है हमारे पास ए, बी और सी। तो सत्य है, ऊपर के तीनों चीज़ें सही हैं, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ई होगा, ए, बी एंड सी। हाँ, ए, बी एंड सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहता है आइडेंटिफाई द रेफरेंसेस इन कंटेक्स्ट टू सीमेंटिक एरर। सीमेंटिक्स एरर से संबंधित बताना है। तो पहला कहता है कि व्हेन स्टेटमेंट्स आर मीनिंगलेस। सच है कि अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो मीनिंगलेस है तो आप कह सकते हैं वो सीमेंटिक्स एरर है। मीनिंगलेस एक सेंटेंस कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं, कहता है गीता प्लेज गिटार, ठीक है, तो सही बात है भैया, गीता है वो क्या कर रही है, गिटार प्ले कर रही है। लेकिन इसी स्टेटमेंट को लिख दे गिटार प्लेज गीता, तो क्या ये लॉजिकली संभव है? नहीं, इलॉजिकल स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो गया, ये सीमेंटिक्स एरर के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द स्टेटमेंट शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट मीनिंगफुल आउटपुट इज फाउंड। हाँ, बिल्कुल सच है। जब आप लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट कोडिंग की भाषा में ऐसा हो कि आपको एक क्लियर मीनिंग दे। अगर वो मीनिंग नहीं देता है तो फिर वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, सीमेंटिक्स एरर में आता है। ये दोनों पॉइंट सच है, इसीलिए इसका आंसर बोथ ए एंड बी। फिलहाल तो यही है, लेकिन आगे देखते हैं। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, डी कहता है ओनली है, नहीं, तो दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द रेफरेंसेस इन कंटेक्स्ट टू रन टाइम एरर। रन टाइम एरर से संबंधित पॉइंट्स को पहचानना है। पहला कहता है अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी रन टाइम एरर जो है
वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय होता है। बिल्कुल सच है, सही बात है, उस टाइम हमें पता चलता है। इट इज़ हार्ड टू डिटेक्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उस टाइम अगर आउटपुट नहीं निकला तो हमें एरर बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा उसको डिटेक्ट करना लंबे प्रोग्राम्स में दिक्कत है, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट कहता है इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एंड इट इज़ रेफर्ड एज क्रैश। बिल्कुल सच है। अगर मान लीजिए कि पहले वाले लाइन में कोई गलती है तो हो सकता है पाइथन में आगे का लाइन जो है वो बिल्कुल इंटरप्रेट नहीं होगा, क्योंकि इंटरप्रेटर यूज़ करता है पाइथन, और इसकी खासियत यही है कि लाइन बाय लाइन ये चेक करता है। अगर पहले वाले में ही गलती मिल गई तो फिर वो आगे कुछ नहीं करने वाला है। तो सच है कि आपका प्रोग्राम जो है उसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। नेक्स्ट कहता है इन पाइथन सच स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड एज सून एज द एरर अकर्स। हाँ, अगर पाइथन में हम लोगों को एरर मिलता है तो उसको वो ऑटोमेटिकली रोक देता है, क्योंकि उसमें इंटरप्रेटर होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ। ई कहता है ऑल ऑफ द अबव, तो सारे पॉइंट सही हैं, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो ई होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29th में कहता है आइडेंटिफाई द रेफरेंसेस इन कंटेक्स्ट टू लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर से संबंधित हमें पॉइंट्स बताने हैं। पहला कहता है इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बिल्कुल सच है। अगर भैया आप गलत लिखते हैं एल्गो ही, तो आपका प्रोग्राम गलत होगा। आप वैल्यूज़ ही गलत सेलेक्ट कर लेते हैं या वेरिएबल ही गलत असाइन कर देते हैं तो आपका इनिशियलाइजेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए, हम लोग जानते हैं कि पाइथन के कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग है, जिसे हम कहते हैं कीवर्ड्स हैं। अब कीवर्ड्स के साथ क्या फ़ायदा है? तो कीवर्ड्स के साथ फ़ायदा ये है कि इनका इस्तेमाल हम लोग कुछ स्पेसिफिक काम के लिए करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रिंट फंक्शन है, एक प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं? तो स्क्रीन पे आउटपुट करने के लिए या आउटपुट देखने के लिए करते हैं। तो अगर इसमें कोई गलती आ जाती है या आप मान लीजिए गलत लिख देते हैं तो सच बात है आप इसमें आउटपुट नहीं देख पाएंगे। पर दूसरा, आप इसी प्रिंट का इस्तेमाल एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड है। अगर करते हैं तो एरर आ जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वही ये कहता है कि अगर इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो तो भैया क्या हो जाएगा, वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं होगा और उसमें एरर आ जाएगा। अभी मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा था, तो बता दें 36 कीवर्ड्स हैं पाइथन में। पाइथन के किस वर्जन के अकॉर्डिंग? 3.10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है अनमार्क्ड एंड ऑफ द लूप। सच बात है कि भैया अगर लूप हमारा एंड ही नहीं होगा तो वो भी क्या है? एक लॉजिकल एरर है। नेक्स्ट कहता है रॉन्ग पैरामीटर्स, गलत वैल्यू देते हैं या गलत पैरामीटर्स देते हैं तो भी हमारा एक लॉजिकल एरर बनकर आता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सब कैटेगरी ऑफ रन टाइम एरर। बिल्कुल सच है, इसे हम रन टाइम एरर का एक कैटेगरी मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तब हमें गलतियों का एहसास होता है या पता चलता है। तो ये सारे पॉइंट सही हैं, इसीलिए इसका आंसर ई होगा, ए बी सी और डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द रेफरेंसेस इन कंटेक्स्ट टू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है, पाइथन में आप लोग पढ़े होंगे, एरर्स को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं। अब एक प्रश्न बनता है हमारे पास कि पाइथन का कौन कौन सा एक्सेप्शन आता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो खैर हम लोग उसमें आगे चलेंगे, लेकिन पहला पॉइंट हमारे पास आता है इसमें, ये कहता है कि ड्यू टू एग्जीक्यूशन या रन टाइम कंडीशंस वेयर द यूज़र हैज़ नो कंट्रोल। एक्सेप्शन क्यों आता है? तो एक्सेप्शन आता है रन टाइम एरर के अकॉर्डिंग, और जहाँ पे यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये बिल्कुल सच है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, फिक्सिंग एक्सेप्शन इज दो इन कंपैरिजन टू एरर्स। हाँ, बिल्कुल सच बात है कि हम लोग एक्सेप्शंस को भर सकते हैं या एक्सेप्शंस को फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, हम लोग वो देखेंगे। वैसे आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, नहीं जानते तो आने वाले क्लासेस में इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हम जब पढ़ें जिस टॉपिक पे आए तो वहीं उसके बारे में जानें, वरना ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। और एक बात आपसे हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ MCQ के साथ एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल है।
तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीखना है। तो आप लोग कैसे कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें, इसीलिए इस एमसीक्यू के साथ हम स्टेटमेंट्स को लेकर आते हैं और थोड़ा एलेबोरेट करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, और आप वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बना सकें। वेल, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि द प्रोग्राम विथ एक्सेप्शन हॉल्ड्स इफ इट डजंट हैव एक्सेप्शनल या एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन। हाँ, अगर एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कुछ कीवर्ड्स नहीं है तो प्रोग्राम क्या होता है, वहीं पे रुक जाता है। नेक्स्ट कहता है सिर्फ ए सही है। नहीं, ये गलत बात है, ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए इसका आंसर होता है ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31st। आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं? तो पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला जो होता है हम लोग वो ट्राई यूज़ करते हैं, आप सब जानते होंगे, और दूसरा जो होता है उसके लिए हम लोग एक्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा पाइथन में कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस भी होते हैं। वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं वो भी हम आपको यहाँ बता देंगे, ठीक है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ट्राई था, ये सही है। दूसरा कहता है एक्सेप्ट, ये भी सही है। पाइथन हैज़ ऑल्सो बिल्ट इन एक्सेप्शन, ये भी बिल्कुल सही है। तो डी इसका राइट आंसर है, ए, बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके मन में होगा कि सर कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। अगर एक्सेप्शंस के कैटेगराइजेशन को देखें तो पहला है अरिथमेटिक एरर, जिसके अंदर 3 आता है। पहला फ्लोटिंग, ओवरफ्लो और ज़ीरो डिवीजन एरर। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में एक क्लास में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है असर्शन एरर, नेक्स्ट एट्रीब्यूट एरर, बफर एरर, EOF एरर, एक्सेप्शन ग्रुप, इंपोर्ट एरर आता है जिसके अंदर मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर है, लुकअप एरर है जिसके अंदर 2 होते हैं, इंडेक्स और की एरर। नेक्स्ट मेमोरी एरर है, नेम एरर है। नेम एरर के अंदर एक आता है अनबाउंड लोकल एरर। OS एरर है जिसके अंदर ब्लॉकिंग IOE एरर, चाइल्ड प्रोसेसर एरर। कनेक्शन एरर है, कनेक्शन के अंदर 4 होते हैं, ब्रोकन पाइप, कनेक्शन एबॉर्टेड, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, कनेक्शन रीसेट एरर। फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, इंटरप्टेड एरर, इज अ डायरेक्टरी एरर, नॉट अ डायरेक्टरी एरर, परमिशन एरर, प्रोसेस लुकअप एरर, टाइम आउट एरर। नेक्स्ट है रेफरेंस एरर, रन टाइम एरर। रन टाइम में नॉट इम्प्लीमेंटेड, पाइथन इनिशियलाइजेशन, रिकर्शन, स्टॉप एसिन इटरेशन, स्टॉप इटरेशन, सिंटेक्स। सिंटेक्स के अंदर 2 याद रखेंगे, इंडेंटेशन और टेबल एरर, सिस्टम एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर। वैल्यू में यूनिकोड एरर, यूनिकोड डिकोड एरर। वापस से आते हैं। ठीक है, यूनिकोड डिकोड एरर, फिर यूनिकोड डिकोड एरर के बाद क्या है, यूनिकोड एनकोड एरर और यूनिकोड ट्रांसलेट एरर। इसके अलावा कुछ वार्निंग्स भी आते हैं, अब उन वार्निंग्स को भी हम लोग एरर में कंसिडर करते हैं। तो वो कौन कौन से वार्निंग है हम लोग आने वाले क्लासेस में उसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। द फॉलोइंग इज या आर मेथड्स टू फाइंड एरर। एरर को फाइंड करने का कौन कौन सा तरीका हो सकता है? पहला कहता है केयरफुली स्पॉट द ओरिजिन ऑफ एरर, यानी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है एरर उसको ढूंढिए। सही बात है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है प्रिंट द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। हाँ, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू 10 लिखा है, आप यहाँ पे प्रिंट करके देखिए कि भैया ये क्या वैल्यू है। कहीं ये स्ट्रिंग ले लिया, इंटीजर ही है, फ्लोट ही है, ज़रूरत के अनुसार ये है या नहीं। तो ये कहता है प्रिंट द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। हाँ, ये भी सही तरीका है। नेक्स्ट कहता है कोड ट्रैकिंग, कोड ट्रेसिंग या कोड ट्रैकिंग बोलते हैं। हाँ, कोड ट्रेसिंग भी बहुत सही चीज़ है। कैसे करते हैं ये हम लोग जानेंगे आज ही के क्लास में। नेक्स्ट कहता है A B एंड C। तो सच बात है, तीनों सही है। और नेक्स्ट कहता है नन ऑफ द अबव। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट्स सही हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, A B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से कहता है द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग कोड ट्रेसिंग। कोड ट्रेसिंग के लिए कौन कौन से सही पॉइंट्स है? पहला, एग्जीक्यूटिंग 1 लाइन एट अ टाइम। तो बिल्कुल सच है, कोड ट्रेसिंग में क्या होता है, एक एक लाइन चेक होता है। दूसरा क्या कहता है,
चेकिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच एग्जीक्यूटेड लाइन ऑन द वेरिएबल। हाँ, तो वेरिएबल्स हम लोग चेक करते हैं कि भैया वो जो वेरिएबल असाइन हुआ है वो सही है या नहीं, तो बिल्कुल सच बात है, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है हमारे से कि इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ डीबगिंग टूल्स या डीबगर्स। हाँ, डीबगिंग टूल्स और डीबगर्स से हम लोग करते हैं, ये सच है। नेक्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है द कोड एग्जीक्यूट्स line by line from top to bottom and halt at the line where the break point is set up। तो जब हम debug करते हैं या error find करते हैं तो वहाँ पे break point set करते हैं, ये करेक्ट है। और break point इसीलिए बनाते हैं कि भैया वहाँ पर जो statement है वो आकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, halt हो जाएगा, terminate हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सच है। तो लास्ट कहता है none of the above। तो वैसे तो ये कहा जाए तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सही हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ए बी सी एंड डी। लेकिन यहाँ पे गलती हो गई है, नन ऑफ द अबव लिख दिया है, लेकिन होना चाहिए ए बी सी एंड डी। ये टाइपिंग एरर हो गया, तो ये आप नन ऑफ द अबव नहीं, इसको ऑल ऑफ द अबव माने, ठीक है। इसका आंसर सही है, ई होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द डायग्राम या सॉरी द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से संबंधित बताना है कि कौन कौन से पॉइंट सही हैं, ठीक है। इवेंट्स अंडर विच अ कंप्यूटेशन सिस्टम बिहेव्स एंड इवेंट्स आर द एक्सटर्नल इनपुट और अदर स्टिमुली। हाँ, तो ये क्या कहता है कि भैया हम जो इनपुट देते हैं उस इनपुट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का कंप्यूटेशन काम होता है, यानी उसी अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है क्या, तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है स्टेट, दूसरा होता है ट्रांजिशन। स्टेट पहला होता है और दूसरा होता है ट्रांजिशन। ये होता क्या है, तो जैसे आपको बता दें, आप जब घर से निकलते हैं तो एक रास्ता फॉलो करते हैं बाज़ार जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए। ठीक उसी तरीके से जब करंट फ्लो होता है, डेटा फ्लो होता है कंप्यूटर में, तो उसको भी वो भी रास्ता बनाता, पाथ बनाता है। उसी चीज़ को डिनोट करने के लिए हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का यूज़ करते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है, तो स्टेट जो होता है एक इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेट जो है वो एक इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है। इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ऑफ अ मशीन। एक मशीन का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं डिसाइड करने के लिए कि आगे का फ्लो जो है डेटा का वो कैसे होगा। अब जब आप वैल्यूज़ देते हैं तो वैल्यूज़ की वजह से क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। जब स्टेट चेंज होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ से लिखने की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उस डेफिनेशन को लेकर आए हैं आपकी सुविधा के लिए, विजिबिलिटी ठीक हो इसलिए, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट इज़ यूज इन ऑटोमेटा थ्योरी ऑफ कंप्यूटिंग। वैसा ही बात है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑटोमेटा थ्योरी का पार्ट है। ऑल द स्टेट्स दैट अ कंप्यूटिंग सिस्टम कैन अंडरगो। हाँ, यानी एक बाजार जाने के लिए कौन कौन सा पॉसिबल रास्ता हो सकता है वो सारा बताता है, कौन, ये स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द चेंज ऑफ स्टेट इज मार्क्ड एज ट्रांजिशन। मैंने आपको बताया कि जब स्टेट बदलता है तो उसी को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्ड ट्रांजिशन। तो सारे सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी ई। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट क्या होता है, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मशीन ड्यू टू एक्सटर्नल इनपुट, यानी आप कुछ इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मशीन कॉन्फ़िगर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेट। नेक्स्ट इसका एक ट्रांजिशन, तो चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू एक्सटर्नल इनपुट, जो इनपुट दिए हैं उसकी वजह से जो चेंजेस आता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। आप इसको याद रखिएगा, ऑटोमेटा थ्योरी का पार्ट है, एकदम एग्जामिनर्स फेवरेट है। अगर आप पिछले साल 2-3 सालों में देखे होंगे तो EMRS और KVS में पूछा गया हुआ प्रश्न है ऑटोमेटा थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हम लोग एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि लोगों का MCQ का डिमांड था इसलिए हम MCQ लेकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि MCQ की बदौलत बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं, और मेरा टारगेट यही है
कि एक बच्चा अगर इस वीडियो को देखता है या मेरे साथ जुड़ा है तो 50 आउट ऑफ 50 लेकर आए, क्योंकि कंप्यूटर में CS में 50 में 50 लेकर आना बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है वो भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चन बनेगा वो आपसे पाइथन, SQL, साइबर सिक्योरिटी, बुलियन अलजेब्रा से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए बेटा, जिस बोर्ड से स्कूल एफिलिएटेड होता है उसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, वहीं से इनफैक्ट पूछा जाता है। EMRS आप देखेंगे CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स थे, KVS CBSE एफिलिएटेड है, फिर NVS CBSE एफिलिएटेड है। तो ये सब क्या करते हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, NCERT टॉपिक से पूछते हैं। ये आपको देखना है। एक यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन होगा। एक डिटेल वीडियो हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ से कितना मार्क्स बाइफर्केशन हो सकता है और होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एकदम अगर मान के चलिए नंबर चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के साथ टिके रहना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और साथ ही साथ आप NCERT ज़रूर फॉलो कर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है द फॉलोइंग पॉइंट्स इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग मशीन कोड। मशीन कोड से संबंधित कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो पहला कहता है कि दे आर अंडरस्टूड बाय मशीन, बिल्कुल सही बात है। मशीन कोड जो है मशीन के द्वारा समझा जाता है, ये पहला पॉइंट सही है। दूसरा, प्रोग्राम कोड्स जिसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं आर कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड्स। तो प्रोग्राम कोड या सोर्स कोड जो है वो मशीन कोड में चेंज होता है, और मशीन कोड जो होता है वो 0 and 1 होता है, बाइनरी फॉर्म, बिल्कुल सही है। तीसरा, बोथ A and B, तो क्योंकि ये दोनों पॉइंट सही है इसलिए C सही आंसर है, गलत नहीं, बोथ A and B। नेक्स्ट कहता है ओनली B, नहीं गलत है, E नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सच बात है कि भैया नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि ये दो पॉइंट सही हैं, ओनली B होगा नहीं, तो राइट आंसर इज बोथ A and B। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर क्या होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं आपको बता रहा था इस पहले वाले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि हम लोग मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में ट्रांसफर करते हैं अपने सोर्स कोड को। तो इस सोर्स कोड को मशीन कोड में ले कौन जाएगा, तो ये करने का काम हमारे पास ट्रांसलेटर्स का होता है। दो ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ट्रांसलेटर्स दो होते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो आइए जानते हैं हम उनके बारे में। पहला कहता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर टू ट्रांसलेटर्स, मैं आपको बता रहा था, तो ये बिल्कुल सच है। दूसरा कहता है कि द सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड आर ट्रांसलेटर्स। तो यही काम है, सही बात है, सोर्स कोड को बदलता है किस में है, मशीन कोड में। नेक्स्ट कहता है बोथ A and B, तो बिल्कुल सही है, बोथ A and B, ये दोनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट कहता है ओनली B, नहीं ओनली B हो नहीं सकता क्योंकि दोनों सही हैं। लास्ट कहता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो C है। नेक्स्ट चलते हैं, द फॉलोइंग इज या आर द स्टेप्स फॉलोड इन कंपाइलेशन। जब एक कंपाइलेशन होता है तो कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप्स से होता है, तो वहाँ पर 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला कहता है प्री प्रोसेसिंग, दूसरा कहता है कंपाइलेशन, तीसरा कहता है असेंबली, चौथा कहता है लिंकर एंड लोडर, नेक्स्ट कहता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है प्री प्रोसेसिंग। कंपाइलेशन दो तरीके से होता है, मतलब दो पार्ट में होता है इनफैक्ट। पहला हो गया एनालिसिस, दूसरा हो गया सिंथेसिस। एनालिसिस फ्रंट एंड होता है और सिंथेसिस बैक एंड होता है। ये क्या होता है ये डिटेल में हम लोग आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है असेंबली, बिल्कुल ये थर्ड है स्टेप। चौथा होता है लिंकिंग, पांचवा होता है लोडर। तो ये 5 स्टेप्स हैं कंपाइलेशन के, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हम वापस से लिख देते हैं। 5 स्टेप हो गया, पहला प्री प्रोसेसिंग, दूसरा कंपाइलेशन, तीसरा असेंबली, चौथा लिंकिंग और पांचवा लोडर। कंपाइलेशन दो तरीके का होता है, पहला हो गया एनालिसिस और दूसरा सिंथेसिस।
एनालिसिस कहाँ पे होता है? तो ये फ्रंट एंड में होता है। अब ये फ्रंट एंड बैक एंड का एक समस्या आपके साथ बना होगा कि सर ये फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। तो आप इसको HTML से लेके नहीं समझेंगे, हम इसके बारे में बताएंगे इसी क्लासेस में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी चलते हैं। द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट अबाउट प्री प्रोसेसिंग फेज। प्री प्रोसेसिंग फेज के बारे में कौन कौन से पॉइंट सही हैं ये बताता है। पहला कहता है रिमूव्स कमेंट फ्रॉम द सोर्स कोड। सही बात है। प्री प्रोसेसिंग में जो होता है कमेंट्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। आपको पता होगा कि पाइथन में कमेंट्स जो होता है वो हैश साइन से शुरू होता है, वो सिंगल लाइन कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट होता है, वो हैश से शुरू होता है, और जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं या मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं वो ट्रिपल डॉट में लिखे जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स। तो दो तरीका है। तो सोर्स कोड से हटा दिया जाता है कमेंट्स को, बिल्कुल सच है, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरा कहता है इट कैरीज आउट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लाइक हेडर फाइल इंक्लूजन वगैरह। हाँ, तो C++ में होता है, जो आप हेडर फाइल लिखते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है पूरे प्रोग्राम के साथ। सच है। हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए इंपोर्ट मैथ्स लिखते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज़ करते हैं ना पाइथन में, तो क्या होता है जो भी आप इंपोर्ट करते हैं उसको ऐड किया जाता है पूरे प्रोग्राम के साथ, यानी सोर्स कोड के साथ। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहता है कंप्लीट कोड इज द एंड ऑफ दिस फेज। तो आप एक हेडर फाइल इंपोर्ट मॉड्यूल को मिला देते हैं, कमेंट्स को हटा देते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है हमारा? एक कंप्लीट कोड बनता है। बिल्कुल सच बात है, और ये हमारा सारा पॉइंट सही है। तो इसका आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव। तो ई इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कहता है द फॉलोइंग पॉइंट्स इज या आर करेक्ट अबाउट एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज के रिगार्डिंग कौन कौन सा सही है? तो कहता है ऑल द टोकन्स एंड इट्स रिक्वायरमेंट आर आइडेंटिफाइड। हाँ, टोकन्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली तो हम लोग इसको पाइथन में यूज़ करते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको हम लोग कहते हैं टोकन। कुछ भी हो सकता है, कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट, अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, माफ़ी चाहते हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कुछ भी। तो सही है। दूसरा कहता है कंपाइलर क्रिएट्स a special type of symbol called symbol table, and symbol table has the details of all the tokens in the source code। सही बात है। कंपाइलर जो होता है एक सिंबल टेबल बताता है, और सिंबल टेबल के अंदर जो है वो हर टोकन का सोर्स कोड अपने पास रखता है, हर टोकन का सोर्स कोड रखता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है हमारे से एरर इज डिपिक्टेड बाय लाइन बाय द सोर्स कोड विद द लाइन नंबर ऑफ द सोर्स कोड। ये भी सही है, होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों करते हैं। एनालिसिस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंट एंड फेस ऑफ कंपाइलेशन। सच बात है, क्योंकि ये यूज़र देखता है इसमें क्या गलती हुई है, हमें बताई जाती है। तो सारे पॉइंट सही हैं। तो इसका आंसर जो होता है वो है ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट अबाउट सिंथेसिस फेज। जो बैक एंड हम लोग बोल रहे थे, सिंथेसिस फेज। तो पहला पॉइंट कहता है द बैक एंड जनरेट्स द सिंटेक्स ट्री एनालाइजिंग द सिंटेक्स ऑफ द कोड। बिल्कुल सच है। जो सिंटेक्स लिखते हैं उस सिंटेक्स का वो एक ट्री बनाता है, इकट्ठा करता है, एक्यूमुलेशन रखता है। तो ये सच बात है। दूसरा कहता है सिंटेक्स ट्री रिप्रेजेंट्स द सिंटैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कोड। बिल्कुल सच है कि आप जो कोड लिखे हैं वो कैसे रिलेटेड है, वो रिलेशन स्टैब्लिश करता है और बताता है। तो ये पॉइंट भी सही है। नेक्स्ट कहता है एरर इज जनरेटेड इफ एनी सिमेंटिक और सिंटेक्स एरर इज फाउंड। अगर कोई सिंटेक्स या सिमेंटिक्स एरर बनता है तो एरर आता है। ये बिल्कुल सच है। नेक्स्ट कहता है एरर इज डिपिक्टेड विद द लाइन नंबर ऑफ सोर्स कोड। ये सच है कि लाइन नंबर के साथ एरर बताया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सच है, सारे पॉइंट सही हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अगर आप गौर करेंगे तो सिंथेसिस फेज हो या एनालिसिस फेज हो, सिंथेसिस फेज हो या एनालिसिस फेज हो, दोनों में ये पॉइंट कॉमन है।
कौन सा पॉइंट? तो एरर इज डिपिक्टेड विद द लाइन नंबर ऑफ द सोर्स कोड, यानी लाइन नंबर के साथ वो बताया जाता है। तो ये कॉमन, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट भी है जो हम लोग यहाँ जानेंगे, वो ये नोट है, ठीक है। वो एक नोट हम लोग देखते हैं यहाँ पे छोटा सा, ये है कि एक बार once the code is error free, the compiler converts it into intermediate code that is in the form of assembly level instructions। जब कंपाइलर ये देख लेता है कि पूरा का पूरा कोड एरर फ्री है, तो वो क्या करता है, कोड को कन्वर्ट करता है इंटरमीडिएट कोड में। इंटरमीडिएट कोड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस में होता है। तो ये असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, आपके मन में चल रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली लैंग्वेज या असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट अबाउट असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस। पहला कहता है असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन इज रिसीव्ड एंड कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो ये इंटरमीडिएट है, सही बात है, तो उसको रिसीव करता है एंड कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। दूसरा कहता है दिस फेस कन्वर्ट्स द असेंबली कोड इनटू बाइनरी कोड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी मशीन के पास जाने वाला है मशीन कोड, तो मशीन सिर्फ 0 एंड 1 समझता है, तो उसको कन्वर्ट करता है ये बाइनरी में। नेक्स्ट कहता है बोथ ए एंड बी, दोनों पॉइंट्स सही हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है नन ऑफ द अबव, नहीं गलत है ये। लास्ट कहता है ओनली ए, नहीं दोनों सही थे, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप उन फ्रेंड्स को भी जोड़िए इनसे जो KVS, NVS, EMRS, PGT, RRB की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि आने वाले टाइम्स में हम लोग BPSC की जो टीचर वाली वैकेंसी है उसके लिए हम यहाँ पे फ्री वीडियोस देंगे, MCQs प्लस डिटेल वीडियो कंप्यूटर साइंस का। आप अपना प्यार यही सी तरीके से यहाँ पे जाहिर करते रहें। फिर मिलेंगे, टिल देन